नमस्कार, बाबा वर्सेस बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका बाबा मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया IDTV से जुड़ने के लिए। आज तिवारी जी हम चर्चा करने वाले हैं यूपी के दो लड़कों के बारे में। यही दोनों लड़के जिन्होंने कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी पार्टियों की तस्वीर ही बदल दी। यूपी के इन दो लड़कों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है, ये एक पहला सवाल हम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है जिस पर अमिताभ जी अपनी राय रखेंगे कि अपने ही गढ़ में बीजेपी क्यों हार गई, उनका किला क्यों ध्वस्त हो गया। दोनों ही हमारे सवाल जो हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने कहा कि यूपी के दो लड़कों का कमाल, ये सवाल इसलिए काफ़ी मौजूद है क्योंकि 2019 में यही दो लड़के साथ आए थे। उत्तर प्रदेश का 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था और यही दो लड़के फेल हो गए थे, इनका गठबंधन चल नहीं पाया था। फिर 2019 में समाजवादी पार्टी ने मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। उस समय भी जो है समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की टायर है वो पंचर हो गई थी, जैसे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ ये कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो काफ़ी चले इन दोनों के पक्ष में। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी बात अमिताभ जी भी कई बार कर चुके हैं, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने दो बातें कही। तो एक बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जिसका कि बीजेपी ने खूब खंडन किया। सारे लोग आ गए थे काउंटर करने के लिए। लेकिन दूसरा सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो था योगी जी के बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, कि इस चुनाव के बाद योगी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और सबसे कमाल की बात है कि यूपी बीजेपी ने उसका आधिकारिक रूप से कोई खंडन नहीं, किसी ने भी उसके बारे में इसका खंडन नहीं किया। जिसने र्यूमर्स को हवा दी, वहां पर ऑलरेडी र्यूमर्स थे, बाबा आप भी गए हम भी गए, कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाएगा चुनाव खत्म होने के बाद, और इसका नुकसान हुआ। इसके वजह से जो राजपूत वोट जो कि कहा जा रहा था, गुजरात में एक मंत्री के बयान से उभरा था जिसने राजस्थान में भी थोड़ा डेंट किया बीजेपी को, उत्तर प्रदेश में जो है उसको और हवा लगी। दूसरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस गठबंधन के बारे में वो कह सकते हैं कि जो बार बार कहा गया कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन वो जो है पक्ष में जाता है। यदि वो वोट बीएसपी के पास जाता है तो सपा और कांग्रेस को नुकसान होता है। इस बार जो है इन दोनों लड़कों ने मिलकर के इसको कम करने की कोशिश की, और जिसमें कि बार बार कहा गया कि आरक्षण हट जाएगा, 400 पार मिल जाएगा तो संविधान बदल जाएगा। इसका बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा हाथ रहा इसका। देखिए, मुस्लिम वोट तो क्योंकि कॉन्टेस्ट बाइपोलर हो गया, तो सपा और कांग्रेस पार्टी सबसे फेवरेबल पोजीशन में थे भाजपा को हराने के। बीएसपी तो थी नहीं, बीएसपी वैसे भी बी टीम ऑफ बीजेपी के अपना जो एक एलिगेशन है उससे झेल रही है। और दलित समाज का वोट जो है, जो आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इसकी वजह से शिफ्ट हो गया कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा यदि वोट परसेंटेज के लिहाज से कहें। तीसरी सबसे जो बात ये रही कि जो एक टैग लगा हुआ था कि समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, उस टैग को जो है अखिलेश यादव ने खत्म किया। नॉन यादव्स को और नॉन मुस्लिम को ज़्यादा टिकट दिए, यादवों और मुस्लिम के टिकट काटे। इसका एक बड़ा फायदा हुआ क्योंकि बिहार यूपी में ये देखा जाता है यदि आप यादव को ज़्यादा टिकट देंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास जो है, नॉन यादव जो है, वो एक तरफ हो जाता है। क्या ये गलती तेजस्वी ने बिहार में कर दी? जी, यहाँ पर अगर देखें तो 12 टिकटें समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यादव समाज के लोगों को दिया। इसका मतलब भी लगभग 20%, लगभग 20%, 7 और 5, और जबकि आबादी 30% है, सो आबादी के अनुपात से कम टिकट दिए गए। वहीं तेजस्वी ने 9 यादव और 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया, यानी 15, वो 40 सीटों में लगभग 40% सीटें तेजस्वी यादव ने एमवाई को दिया, जिसकी वजह से अपना जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ाने में नाकामयाब रहे। और कुछ और मुद्दे रहे जो कि जिसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई, जैसे अग्निवीर का मुद्दा रहा, जैसे कि आप कहें शायद आप कहें कि राम मंदिर का मुद्दा उतना नहीं चला,
अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये सब कुछ अंडर करंट था जिसको शायद बीजेपी भांप नहीं पाई। अब अमिताभ सर आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी अपने गढ़ में क्या ये सब चीज महसूस नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पर अंडर करंट इतना है, धरातल के नीचे इतना कुछ चल रहा है? देखिए, बीजेपी ने ऑल ओवर इंडिया लगभग 40% से ऊपर लोगों का टिकट काटा। यूपी में ऑलमोस्ट सारे एमपीज रिपीट हुए, लगभग सिर्फ 20% लोगों का टिकट कटा है, 49-50 एमपी रिपीट हुए। तो उनके खिलाफ जो नाराजगी थी, उनके खिलाफ जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, क्योंकि नेशनल नैरेटिव था नहीं। लोकल चुनाव हो गया, लोकल मुद्दों पे लड़ा जाने लगा और लोकल नाराजगी लोगों को भारी पड़ गई भाजपा को। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों को लगा कि एक एमपी के खिलाफ है, अरे एक वोट हम इसके खिलाफ दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या था वो? कई बारी होता है कि प्रोटेस्ट वोट करता है पब्लिक, कि भाई आपने बगल वाली सीट पे एमपी ने काम नहीं किया तो आपने बदल दिया, हमारी सीट पे बदला नहीं, वैसे भी 400 पार आ रही है, एक सीट हारेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये बीमारी अगर बहुत सारी सीटों पे फैल जाए तो इसका नुकसान होता है। 2018 मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही सिमिलर नुकसान हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से नॉन यादव ओबीसीज का जो एक वोट ब्लॉक है उसको अपने पाले में उसने लिया है। इस बार समाजवादी पार्टी ने 50% ओबीसी समाज को टिकट दिया, वहीं पर भाजपा सिर्फ 23 टिकटें दी हैं 75 में से ओबीसी समाज के। स्वर्ण कैंडिडेट्स के समर्थन में ज्यादा उनका झुकाव रहा, जिसकी वजह से ओबीसी वोट जो है कहीं ना कहीं छिटक गया समाजवादी पार्टी की तरफ। और तो अगला पॉइंट क्या है? और जैसा आपने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, जैसे फैजाबाद में जो सिटिंग एमपी थे उस वक्त लल्लू सिंह, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाएगा। इससे क्या है कि जो एसपी और कांग्रेस का नैरेटिव था कि भाजपा आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी, आरक्षण खत्म करेगी, ये नैरेटिव बहुत तेजी से चल गया और हमने देखा फेज 3 आते आते प्रधानमंत्री को खुद आकर के बोलना पड़ा कि नहीं, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म नहीं करेगी। और ये जो सब लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो चुनाव, इसका भी कुछ योगदान रहा है? प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव भाजपा ने लड़ने की कोशिश करी, लोकल एमपीज रिपीट नहीं करे, लेकिन आपने जो 3-4 कारण बताए जी, योगी भी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरे हैं। तो एमवाई जोड़ी वर्सेस एमवाई ऑफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूमर उड़ गया कि भाई योगी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये बहुत घातक मुझे लगता है भाजपा के लिए हो गया। खास करके 5, 6, 7 फेज अगर हम देखें, रिजल्ट्स बहुत घातक हो गया भाजपा के। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि दो बड़े गठबंधन, यदि एक कहें एनडीए ब्लॉक था, बीजेपी और बाकी छोटे छोटे दलों के परफॉर्मेंस पे भी कुछ कहेंगे क्या? देखिए, पूर्वांचल में छोटे दलों का बहुत रोल है, जैसे अपना दल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी। इस बारी कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, पाल, मौर्य, ये 5 समाजों में नाराजगी थी और उसको अच्छी तरीके से एसपी और कांग्रेस अलायंस ने भुनाया। कुर्मी कुशवाहा समाज के लोगों को 25% टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने इस बार, तो उसका फायदा मिला है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यूपी के इस 2 लड़कों ने कैसे गेम चेंज किया, उसके पीछे उनकी क्या रणनीति थी और बीजेपी अपने ही पिच पर कैसे जो है मैच उसके हाथ से फिसलता गया। वक्त है छोटे से ब्रेक। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में चल रही है और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। खड़गे ने कहा है कि जनमत प्रधानमंत्री के खिलाफ है, पीएम के नाम पर लड़ा गया था ये चुनाव और ये उनकी निजी हार है। सीधे हम राजीव के पास चल सकते हैं। राजीव, इस बैठक में अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने और क्या कहा है? देखिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो खड़गे जी ने कही है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से यह भी संदेश देते कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं
और इसके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध है। यानी कहीं न कहीं जो दूसरे जो घटक दल है, जो उनके नए अलायंस बनने वाले हैं, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, कुछ इशारा कुछ खड़गे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें किया था, उनकी ओर इशारा क्या है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो हम वो गठबंधन जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो आर्थिक मूल्य उसमें यकीन रखते हैं, और जो सामाजिक समरसता की बात होती है, गरीबों की बात होती है, दलितों की बात होती है, हम उनके बात रखते हैं। थोड़ी देर बाद जो है बैठक जो समाप्त हो जाएगी और जितने तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं यहाँ पर सामने आएंगे। इसका मतलब ये है कि खड़गे साहब ने दल के जो राजीव, इसका मतलब है खड़गे साहब ने एनडीए के सहयोगी दलों पर यानी बीजेपी के सहयोगी दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोरे डालने शुरू कर दिए। और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो जितने नेता हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने विकल्प अपने खुले रखे हुए हैं, लेकिन उसका ऐलान वो तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक गठबंधन दल के जो बाकी जो नेता हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं कर लेते। कल यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया था। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव गठबंधन के धर्म के आधार पर लड़े हैं और हम सभी का आदर करते हैं और उसी से बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो कह सकते हैं कि आप नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा गया है और चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क साधा गया है, तो कहीं न कहीं ये भी इस सूत्र हवाले से कही जा रही है कि जो दोनों को डिमांड थी, चाहे बिहार की बात करें, आंध्रा की बात करें, जो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था वो एनडीए के 10 साल के कार्यकाल में वो नहीं दिया गया। और उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, वो इंडिया के साथ अगर आते हैं तो उनकी मांग पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस जो सबसे बड़ा घटक दल है, जिसको 99 सीट मिला है, वो यह भी चाहता है कि कम से कम जो हमारी जो सरकार बने वो विपक्ष की सरकार बने, और उसके लिए अगर कुछ त्याग बलिदान करने की बात हो तो वो पीछे नहीं हटेगी। जरूर राजीव, और आपको बता दूं इस मीटिंग में इस बात की भी चर्चा हुई है कि एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका इंडिया गठबंधन निभाएगा, और कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है कि उन मुद्दों पर पूरे इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी। ये भी अभी आपको भी थोड़ी देर में इसका खुलासा हो जाएगा। राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि 7 जून को बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी के सभी बड़े नेता भी दिल्ली में होंगे उस दिन। और उस दिन जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुना जाएगा और कहा जा रहा है कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे।